बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जब वो कहीं ना कहीं कॉलेज में आते हैं तो थोड़े लीनियंट होंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि क्लास 12 और उसके बाद जेई के लिए उन्होंने इनफ प्रिपरेशन किया है। तो उस चक्कर में हाँ थोड़े से आप टायर्ड होते हैं ना, आप सोचते हैं कि यार कॉलेज वो जगह है जहाँ पे हम थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, साइड बाय साइड कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो इस चक्कर में आप कहीं ना कहीं फिर वो टीचर के लेक्चर्स को इतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट रिसोर्सेज यू फॉलो एक्सेप्ट कि आपके नोट्स के अलावा आपने कौन कौन से और रिसोर्सेज फॉलो किए। फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो तो फर्स्ट ईयर के जो भी सब्जेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं वो 12th में आपने जो सीखा है उसका ही थोड़ा सा आगे होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के नाम आपको पता होते हैं, जेनरिक सब्जेक्ट्स होते हैं। आपका डिपार्टमेंट जो है मैकेनिकल, कंप्यूटर, ईएनटीसी वगैरह, उससे स्पेसिफिक कुछ नहीं होता कि अगर आपका ब्रांच चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए कि मैं पूरे के पूरे 4 साल मैंने जो ब्रांच अभी सिलेक्ट किया है उसमें निकाल पाऊँ। आपका ये ऐसा एक मेंटल तैयारी होना चाहिए। So hello everybody, how are you doing guys? Hope all of you doing really great in your life. So guys, in this video we'll interact with a student who has secured 9.5 pointer plus in his first year of engineering. I know guys, this video is going to be quite different from our usual college review videos where we used to interact with the student and got to know about his college experience and his whole college journey, or in some of the videos where I used to share some of the reviews of some of the colleges. But in this video, it's going to be a lot different and it's going to be a lot exciting because the motive of the channel is not only कि हम बस आपको college admission से related video देते रहें. The motive of the channel कहीं ना कहीं थोड़े और वाइड स्पेक्ट्रम को हम कवर करना चाहते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे और भी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको वीडियो दिए जाए और हॉस्टल लाइफ को और थोड़े अच्छे तरीके से कवर किया जाए ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉलेज लाइफ के रिलेटेड एक इनसाइट्स मिल रहे हो गाइस. एंड इफ यू रियली लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट गाइस, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल. और इसके अलावा भी आप बाकी सारे वीडियोस को जाके देखें. एक प्लेलिस्ट हमने तैयार की है जहाँ पे आपको कम रैंक में कौन कौन सी एनआईटी मिल सकती है, या फिर टॉप 10 ट्रिपल आईटी कौन सी है, या फिर बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज उसमें मिल जाएंगे. एंड इफ यू आर रियली लाइकिंग दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, देन गाइस प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. राइट गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स दिस टॉपिक. सो इन दिस वीडियो विल इंटरेक्ट विद विश्वेश पुजारी. उनके बारे में एक्स्ट्रा मैं आपको क्या ही बताऊं यार, क्योंकि एक कहता है ना कि ऑलराउंडर जो एक इंसान होता है, तो वो ऐसे ही वो ऑलराउंडर इंसान है. अगर उनके पॉइंटर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में उनका पॉइंटर 9.5 प्लस था, और इसके अलावा भी कॉलेज के एथलेटिक टीम के मेंबर हैं वो. सो आप समझ ही सकते हैं, अगर वो एथलेटिक टीम के अगर मेंबर हैं, दैट मीन्स ही इज प्रीटी गुड एट स्पोर्ट्स एज वेल. तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भाई ने ऑलराउंड मेहनत कर रखी है हर एक फील्ड में. तो सो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा इंटरेक्शन होने वाला है गाइस, एंड आई होप कि आप पूरा वीडियो देख के जाएं और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इस पूरे वीडियो से. राइट, तो पहला क्वेश्चन विश्वेश तुम्हें ये रहेगा कि हैव यू एवर एम्ड एट गेटिंग 9 पॉइंटर. क्या तुम्हारा पहले से ये गोल था कि कहीं ना कहीं मुझे 9 पॉइंटर प्लस लाना है, और was it your consistent grip on your academics that help you to go through this? मेरा कभी ऐसे पहले से डिसाइडेड नहीं था. किसी भी सेमेस्टर शुरू होने से पहले मैं कभी डिसाइड नहीं किया कि मुझे इस सेमेस्टर में 9 पॉइंटर से आगे जाना है या 9.5 से आगे जाना है. इसका एक रीज़न भी था. जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मेरा कभी डिसाइडेड नहीं था कि मैं ब्रांच चेंज करूँ. कि मैंने मैकेनिकल में एडमिशन ली थी, पर मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था कि फर्स्ट ईयर के बाद मुझे कंप्यूटर ब्रांच में जाना है. तो ब्रांच चेंज करने के लिए जनरली आपका एक हाई पॉइंटर आपको लगता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. तो मेरा तो ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था, इसलिए कोई एम नहीं था पॉइंटर के लिए. पर एक ही बात थी कि मैं मेरे लेक्चर्स जो थे वो ईमानदारी से करता था, और लेक्चर में ध्यान दे के मैं नोट्स बनाने की कोशिश करता था हर एक लेक्चर में. सेकंड था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जब वो कहीं ना कहीं कॉलेज में आते हैं तो थोड़े लीनियंट होंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि क्लास 12 और उसके बाद जेई के लिए उन्होंने इनफ प्रिपरेशन किया. तो उस चक्कर में हाँ थोड़े से आप टायर्ड होते हैं ना, आप सोचते हैं कि यार कॉलेज वो जगह है जहाँ पे हम थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, साइड बाय साइड कुछ एक्सप्लोर करते हैं. तो इस चक्कर में आप कहीं ना कहीं फिर वो टीचर के लेक्चर्स को इतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, और आप सोचते हैं कि यार टीचर लेक्चर ठीक है यार बाद में देख लेंगे, एग्जाम के 3-4 दिन पहले हम ये सारी चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हैं. सो हाउ मच इज इट इम्पॉर्टेंट टू रिमेन अटेंटिव ड्यूरिंग दिस कॉलेज लेक्चर्स एंड टेकिंग डाउन सम प्रॉपर नोट्स लेक्चर्स के दौरान, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है? तो अगर एक ही लाइन में बताना है तो मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स निकालना. क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ. जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले एडमिशन लिया था, जब प्रॉपरली फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर शुरू हुए, तब उन्होंने एक पीडीएफ भेजा था जिसमें सभी सब्जेक्ट का नाम और टेक्स्ट बुक कौन से और रेफरेंस बुक्स कौन से. तो मैंने फिर जाके मतलब पहले ही वीक में जाके सभी टेक्स्ट बुक्स 3-4 सब्जेक्ट के खरीद के लाए थे. जैसे सेमेस्टर आगे चलता गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये टेक्स्ट बुक्स जो है वो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा दिन कॉलेज होता है और फिर शाम को बाद में आप घर पे या हॉस्टल पे आके एक्सपेक्ट करते हो खुद से कि मैं टेक्स्ट बुक से पढूं, तो ये तो भाई होने नहीं वाला है.
ठीक है, तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि कॉलेज के लेक्चर के दौरान या अगर आप ध्यान दो और अच्छे से नोट्स बनाओ तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि नोट्स बनाना मतलब क्या होता है, जो जो भी टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा है वो आप आपके ब्रेन में प्रोसेस करते हो और उसके बाद वो आप पेन डाउन करते हो। तो इसका एक एडवांटेज क्या है कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार आपके ब्रेन में से जा चुका है। इसलिए अगर एग्जाम के 5-6 दिन पहले भी अगर आप आपके नोट्स खोलोगे तो वो पढ़ने के दौरान आपको सिर्फ रिकॉल करना है उस कॉन्सेप्ट को, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। वो कॉन्सेप्ट आपके लिए एलियन नहीं है, ठीक है, आपने उस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लिया है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। तो सिर्फ 5-6 दिन पहले भी अगर आप आपके हैंड रिटन नोट्स पढ़ोगे तो वो इट इज बेटर देन ओपनिंग योर टेक्स्ट बुक 5-6 डेज बिफोर द एग्जाम। कैसा होता था 11th और 12th में हमको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट करने थे, 3 या 4, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। यहाँ पर इंजीनियरिंग में आके हर एक सेमेस्टर में आपको 5-6 सब्जेक्ट होने वाले। सो हर 6 महीने में 5-6 सब्जेक्ट। तो आप मतलब फर्क समझ पा रहे हो कि 11th-12th में आप लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते थे, पर यहाँ पर आपको इंटेलिजेंटली आपके मेथोडोलॉजी से पढ़ना शुरू करना होगा और नोट्स बनाने शुरू करने होंगे। और नोट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कहीं ना कहीं गाइस, क्योंकि अगर आप देख के चलें, शायद आप बहुत दफ़ा बोल सकते हैं कि नोट्स को हमें कहीं ना कहीं अपने जेरोक्स सेंटर या फिर कहीं से तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप जब टीचर पढ़ा रहा हो लेक्चर्स के दौरान अगर तब भी आप नोट्स एक बार टेक डाउन कर लें तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आप क्लास के दौरान ही अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें तो कहीं ना कहीं फिर आप जब एग्ज़ाम्स में जाएंगे या फिर एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें, अगर आप बस उन नोट्स को एक बार रेफ़र कर लेना तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से उन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। और इसके साथ भी गाइस शायद विश्वेश, एक क्वेश्चन तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है यार, जो टीचर हमारा होता है, जो हमें पढ़ा रहा होता है, कई बार होता है टीचर आपके हिसाब से पढ़ा रहा हो या फिर उसका जो वे ऑफ टीचिंग है वो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सब्जेक्ट इतना ज़्यादा बोरिंग हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर टीचर जिस तरीके से समझा रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा। सो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो मतलब अब 2 चीज़ है इसमें कि टीचर भी जो पढ़ा रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है और वो सब्जेक्ट भी कई बार ऐसे होते हैं कि हर सेमेस्टर में 5-6 सब्जेक्ट जैसे मैंने बोले, तो 1-2 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको पसंद नहीं आ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहे हो। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपके टीचर से समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी यूट्यूब चैनल के मतलब प्लेलिस्ट होते हैं उनके, तो वो जाके रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो एक दो यूट्यूब चैनल आप देख लो उस सब्जेक्ट के लिए और जो आपको ठीक लगे, आपको जो अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। या फिर जिस भी आपके किसी फ्रेंड को या फिर क्लासमेट को वो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, आप उसको जाके कंसल्ट कर सकते हो। उसने जो नोट्स बनाए वो आप ले सकते हो। तो इसमें से आपको कोई भी ठीक लगता है वो आप कर सकते हो। अभी जो जो पॉइंट्स विश्वेश ने हमें बताए उन सारे पॉइंट्स को कहीं ना कहीं हमें रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें इन सारे पॉइंट्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है यार टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा या फिर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, हम बैक बेंच में बैठते हैं, वहाँ जाके आराम से अपना फ़ोन चलाएंगे या फिर टीचर पे कमेंट पास करेंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर गौर से देखें, अगर आप पहले ही इनिशियल डेज में अपने कॉलेज के अगर टीचर पे कमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो टीचर और आपका जो रिलेशन होगा वो थोड़ा नेगेटिव साइड में चला जाता है। और कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे टीचर ने कहीं ना कहीं आपको मार्क्स देने, तो आपको उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि टीचर से पहले आप पंगे ना लें, राइट। और आज के टाइम में अगर हम बात करके चले, ऑनलाइन में ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप उन ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अब लेक्चर्स को वहीं से भी आप फॉलो कर ही सकते हैं गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट रिसोर्सेज यू फॉलोड एक्सेप्ट कि आपके नोट्स के अलावा आपने कौन कौन से और रिसोर्सेज फॉलो किए। बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि यार टीचर ने ये बुक बताएं तो वो मोटी मोटी बुक लाते हैं, एकदम साल की शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं यार। या फिर थोड़ा सा आप इंटेलिजेंट वे में जाएं और उन बुक से कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन लगाने को देखें और टीचर के नोट्स को आप फॉलो करते रहें, और उन बुक से अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन लगाने ज़रूरी हैं तब जाके आप उन बुक्स को फॉलो करें। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, मैं प्रीडोमिनेंटली मेरे जो हैंड रिटन नोट्स थे उन्हीं को फॉलो करता था। और कई बार हमारे टीचर्स जो होते हैं वो जेरोक्स सेंटर से हम लोग को बोलते हैं कि ये टेक्स्ट बुक का ये मतलब 10-12 पेजेस का जेरोक्स लेके आओ, तो वो मतलब हम लेके आते थे और उनसे पढ़ते थे। और कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई सब्जेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा है या समझ में नहीं आ रहा, तो इस केस में आप यूट्यूब पे जाके किसी भी यूट्यूब चैनल को देख सकते हो उसका अपडेट। तो मेरा अगर एग्जांपल दूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम का सब्जेक्ट था, तो वो मेरा
मतलब खासा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे ड्राइंग बनाना भी नहीं आता था इतना अच्छा और एनालाइज भी नहीं करना आता था। तो मैंने यूट्यूब पे मानस पटनायक का नाम सुना था, इसलिए मैंने उसका प्लेलिस्ट देखना शुरू कर दिया। तो उसके प्लेलिस्ट में वो बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझाता था और मतलब 1-2 एग्जांपल्स भी लेता था उन कॉन्सेप्ट के, मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो उसका 1-2 उसने एग्जांपल्स दे दिए, ऐसा होता था। पर यूट्यूब चैनल्स के बारे में बाद में जाके मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि कई बार ऐसा होता है, मतलब सारे यूट्यूब चैनल ऐसे होते हैं ऐसा मैं नहीं बोल रहा, पर कई बार ऐसे होता है कि वो आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो इन डेप्थ ना कवर करे, ऐसा भी हो सकता है। और एक और बात होती है कि वो जो एग्जांपल्स लेते हैं, वो जो प्रॉब्लम्स लेते हैं, वो इतने डिफिकल्टी लेवल के ना हो। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको समझने के लिए वो बेसिक लेवल के ही प्रॉब्लम्स लें, पर आपके जो एग्जाम्स होते हैं एंड सेमेस्टर वगैरह, उनमें आपके टीचर्स जो होते हैं वो मीडियम से डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं। तो तब आपको रियलाइज होगा कि अगर मैंने ट्यूटोरियल में या फिर लेक्चर में थोड़ा भी अगर ध्यान दिया होता तो मेरा बहुत ज्यादा फायदा होता। तो इसलिए अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो ट्यूटोरियल और लेक्चर में भी आप ध्यान दीजिए और साइड बाय साइड आप यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर लीजिए। ऐसा मत करना कि मैंने सिर्फ यूट्यूब चैनल ही फॉलो किया और यहाँ पे नहीं ध्यान दिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका पेपर जो सेट करने वाला है वो आपके टीचर है कॉलेज वाले, यूट्यूब चैनल वाले। कहीं ना कहीं गाइस इस पॉइंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग शायद यूट्यूब के साथ थोड़ा डिसीव हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार अगर यूट्यूब से मैंने सारे लेक्चर्स कवर कर लिए तो हो सकता है कि आप एग्जाम में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन गाइस यूट्यूब में जितने भी आपके लेक्चर्स मिल जाएंगे वो सारे बेसिक लेवल के लिए सही है, लेकिन या फिर एक अगर आप एक मीडियम लेवल में भी लेके चलें तो शायद सही है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है जो शायद आपको यूट्यूब के वीडियोज़ में नहीं मिलेगा। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप टीचर के नोट्स के हिसाब से टीचर जो क्वेश्चन रेफर करने बोल रहा है उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ना कि बस वो यूट्यूब में जो वीडियो आप देख रहे हैं उस टीचर ने जो आपको रेफर कर दिया उस क्वेश्चन को आप करें। देखिए अगर आप उन क्वेश्चन को करते हैं तो शायद वो कहीं हद तक सही है, क्योंकि कहीं आप बेसिक वाले क्वेश्चन लगा रहे हैं तो थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट एक अच्छे तरीके से आपका ब्रशअप हो जा रहा है। लेकिन गाइज अगर मैं थोड़ा एग्जाम में मार्क्स लाने की बात करूं तो उस कंडीशन में कहने के आपके टीचर के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर वो जिस बुक को रेफर कर रहा है उस बुक के क्वेश्चन करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जस्ट उस यूट्यूब चैनल के उस क्वेश्चन को लगा के एग्जाम में जाना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा विश्वेश कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं यार अगर इतने ज़्यादा पॉइंट लाने तो यार खेलना कूदना फिर बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें ज़्यादा पॉइंट लाने तो हमें ज़्यादा देर पढ़ना है। सो डिड यू पार्टिसिपेटेड इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? तो फर्स्ट ईयर में मैं हमारे COEP के एथलेटिक्स टीम का एक पार्ट था। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता ही है। और जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपके कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होंगे, उनमें किसी ना किसी में तो इंटरेस्ट होगा, तो आप ज़रूर वो परस्यू करिए। आप, मैं बोलूँगा कि मतलब बिल्कुल भी कोई भी झिझक मन में ना रखे हुए आप जाइए उसके सिलेक्शन को और आप ट्राई कीजिए कि उसमें आप सिलेक्ट हो जाए। इसका एक इम्पोर्टेंस ऐसा है कि मतलब 11th और 12th में जो हम पढ़ाई करते हैं उतनी पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं होता है इंजीनियरिंग में आके, ठीक है, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि आपके सीनियर से भी एक्वेंटेंसेस बढ़ जाते हैं, आपके और नए फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेरे हिसाब से तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत लोग होते हैं यार कॉलेज में आते हैं वो सोचते हैं कि हमें ज़्यादा पॉइंटर लाना है, मतलब हमें सब हर टाइम हमें पढ़ते रहना है, तो वैसा नहीं है। अगर आप जितना ज़्यादा आप खेलेंगे, क्योंकि कॉलेज ना बस पढ़ने का नहीं है, आपको साइड भी बहुत सा कुछ और एक्सप्लोर करना होता है। तो वो विश्वेश ने देखिए विश्वेश की भी बहुत हाई पॉइंटर है, लेकिन विश्वेश ने इन चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लोर किया। और यही नहीं कि बस एकेडमिक्स में लगे रहो, इट्स अबाउट कि यार बाकी सारी चीज़ों को भी एक चांस देना कि हाँ यार उन चीज़ों को ट्राई करके देखते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। सो अब हम कहीं ना कहीं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में जाएंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे ब्रांच चेंज के बारे में। यार ब्रांच चेंज का जो एग्जैक्ट बाकी कॉलेज में क्या प्रोसीजर है उसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं यूट्यूब में, तो उसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ बोलना नहीं चाहता इस वीडियो में। आप बाकी उन वीडियोस को रेफर करें, बहुत अच्छी तरीके से आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो आज COEP के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे हम दोनों पढ़ते हैं, तो हमें पता है एग्जैक्टली कि क्या है वहाँ पर। तो COEP में ये था कि आपको कम से कम 8.5 लाना पड़ता है, कि 8.5 अगर आप लाते हो उससे ज़्यादा तो कहीं ना कहीं फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे ब्रांच चेंज के पूरे प्रोसीजर में। और गाइस इसमें ये था कि सारे ब्रांचेस में, या फिर मैं कहूँ कि टॉप 3 ब्रांचेस में हमारा एक ENTC हो गया, CSE हो गया और इलेक्ट्रिकल में 2 सीट्स खाली रखे गए थे, तो उनके अकॉर्डिंग था।
तो कई बार 8.5 ज़रूर है, बट जैसे विश्वेश के टाइम में जिस तरीके से वो हमारे टाइम में जिस तरीके से हुआ कि 8.5 में शायद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, कम से कम आपको 8.7 के आसपास रखना पड़ेगा अगर आपको सच में ब्रांच चेंज करना है तो उन चीज़ों में ही कहीं ना कहीं हम आगे एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा विश्वेश कि व्हेन डिड यू डिसाइडेड कि दैट यू फाउंड एन इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस एंड कहीं ना कहीं आपको आगे चल के कहीं ब्रांच चेंज करना है, कि आप पहले से ही आपके दिमाग में था कॉलेज में आने से पहले कि मुझे ब्रांच चेंज ही करना है, या फिर आप कॉलेज में आने के बाद आपने उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया और आपको समझ में आया कि यार मुझे इस तरफ जाना है, मुझे कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है? तो मेरा तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं था, रादर मैं कहूँगा कि मुझे कंप्यूटर साइंस में बिल्कुल नहीं जाना था। ठीक है, तो मेरा जब सीईटी का स्कोर आया तो मेरे फैमिली वाले कई बोल रहे थे कि तुम कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी ब्रांचेस क्यों नहीं सिलेक्ट कर लेते। तो मेरा तो पहले से था कि नहीं यार, मुझे मैकेनिकली करना है। हर बंदा उठता है और बोलता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है। तो ऐसा मुझे कैसा था कि कंप्यूटर्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में मुझे क्या पता था कि गेम्स खेल सकते हैं, जीटीए होता है, काउंटर स्ट्राइक होता है, एक्सेल होता है और वर्ड होता है। तो कंप्यूटर के बारे में मुझे पता था, तो ये पता था। ठीक है, तो इस वजह से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो मैंने डिसाइड किया था नहीं, मुझे मैकेनिकली करना है, मैकेनिकल में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर वैसे ही चला गया। सेकेंड सेमेस्टर में क्या हुआ, हम सबको एक प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में, हर एक कॉलेज में होता है फर्स्ट ईयर को। तो हमको पाइथन था, पाइथन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा सब्जेक्ट था। तो उसमें हमको पढ़ाने के लिए थे प्रकाश चांदोरे सर। तो वो इतना बढ़िया पढ़ाते थे कि मुझे पाइथन में, इन जनरल प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और अगर आज मैं उनका इस इंटरव्यू में नाम नहीं लेता तो ये इंटरव्यू इनकम्प्लीट रह जाता, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि सिर्फ उनकी वजह से मेरा इस फील्ड में, कंप्यूटर साइंस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और हुआ कैसे कि बाद में सेकेंड सेमेस्टर हमारा पूरा नहीं हो पाया, इसलिए बीच में कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन जब हुआ तब मतलब कुछ खासा नहीं था करने के लिए, तो मैंने एक पाइथन का बाद में कोर्स कर लिया ऑनलाइन। ठीक है, तो वो कोर्स करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है और मैं शायद ये मैकेनिकल से ज़्यादा बेहतर मैं कंप्यूटर साइंस में परफॉर्म कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने C++ का भी कोर्स कर लिया और उसके बाद मुझे मतलब 100% गारंटी हो गया कि अब भाई मुझे कंप्यूटर साइंस में ही जाना है, अब मुझे मैकेनिकल में नहीं रहना, मेरा यहाँ पर मैकेनिकल में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, और मेरा मैकेनिकल में भी मैंने जैसे बताया कि मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब वीक था। ठीक है, मुझे एनालाइज भी नहीं करना आता था और ड्रॉ भी नहीं करना आता था, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट बना रहे हो तो वो ड्राइंग आपको एनालाइज करना आना चाहिए। और उसके बाद जो भी मैकेनिकल का सब्जेक्ट था, मतलब मैकेनिकल फैब शॉप, उसमें भी मेरा फर्स्ट ईयर में मन नहीं लगा। तो उसके बाद मुझे पता चला कि आई गेस मुझे कंप्यूटर साइंस में ही जाना चाहिए। और पॉइंटर भी अच्छा था, मतलब यहाँ पर जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पॉइंटर भी अच्छा है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो मुझे एक चांस है कि मैं ब्रांच चेंज कर सकता हूँ। चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें ये रहेगा यार कि व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच कीप्स यू पुशिंग एवरी सेमेस्टर में कि यार मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छे पॉइंटर लाने हैं, इस समय भी मुझे अच्छा करना है। क्या कोई ऐसा गोल है जिसके पीछे तुम जा रहे हो और तुम्हें लगता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंटर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? गोल तो ऐसा नहीं था, मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं जो एथलेटिक्स टीम में था तो मेरे सीनियर्स ऐसे बोलते थे कि एक बार तुमने फर्स्ट ईयर में अच्छा पॉइंटर ला लिया ना, तो उसके बाद तुम्हारा पूरे के पूरे 3 साल कम नहीं होगा पॉइंटर। तो इसका एक मतलब वजह मैं बताता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो तो फर्स्ट ईयर के जो भी सब्जेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं वो 12th में आपने जो सीखा है उसका ही थोड़ा सा आगे होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के नाम आपको पता होते हैं, जेनरिक सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका डिपार्टमेंट जो है मैकेनिकल, कंप्यूटर, ENTC वगैरह, उससे स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, जनरल सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, हमारा मैथ्स के कुछ होते हैं, मतलब कैलकुलस वगैरह होता है। तो ये सब्जेक्ट सभी आपको पता है, और कई बार ऐसा बहुत चांस है कि आपने IIT के प्रिपरेशन में या CET के प्रिपरेशन में वो ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको एक एज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट्स भी आपको मालूम है, सब्जेक्ट्स एलियन नहीं है, उनके टर्मिनोलॉजीज एलियन नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में जितना आप स्कोर कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में आप उतना कर पाओगे। और बाद में जब आप थर्ड ईयर में वगैरह जाते हो तब आपको एकेडमिक्स भी करना होता है, साइड बाय साइड आप इंटर्नशिप्स, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे होते हो। तो जब आप उनको अप्लाई करते हो तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लेक्चर्स बंद पड़े, यहाँ पर लेक्चर शुरू ही होते, तो आपको सब मैनेज करना पड़ता है। तो अगर आपको अच्छा पॉइंटर लाना है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप फर्स्ट ईयर में ही
बहुत अच्छा पॉइंटर ला सकते हो और उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हो। तो मेरा यही था कि अगर मैं फर्स्ट ईयर में अच्छा पॉइंटर लाऊंगा दोनों सेमिस्टर्स में, तो मैं बाद में थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ और मेरे जो स्किल्स है उन पे ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में। तो यही चीज़ थी जो मुझे पूरे फर्स्ट ईयर थ्रू पुश करती गई कि यार अभी इस साल पॉइंटर ला लो, तो सब्जेक्ट्स भी बहुत हमको फेमिलियर है और मतलब ठीक ठाक आते हैं। तो फर्स्ट ईयर में इसी इसी मोटिव के पीछे में था। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा विश्वेश ने हमें ये सारे जो पॉइंट्स बताए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। कई बार हम फर्स्ट ईयर में आते हैं, सोचते हैं यार क्या यार कॉलेज को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, फर्स्ट 2 ईयर वैसे निकालते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर ही वो ईयर होता है जहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने कहीं ना कहीं जेई के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन किया, आपने सीईटी के लिए अच्छी प्रिपरेशन रखी है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि फेमिलियर सब्जेक्ट है, ज़्यादा अलग नहीं है। उल्टा आपको ऐसा होने लगता है कुछ दिन बाद कि ये ईजी लगेगा आपको कॉलेज में जो आगे चल रहा होता है फर्स्ट ईयर में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से स्टार्ट करें, और अगर आपके पहले ही कहीं ना कहीं अच्छे पॉइंटर होंगे तो आप आगे चल के भी आपका वैसे ही मेंटेन रहने वाला है, ज़्यादा पॉइंटर घिरेगा नहीं उससे नीचे। विश्वेश, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि यार मुझे कहीं ना कहीं मैकेनिकल लेना है, एंड फिर कॉलेज में जाके मैं ब्रांच चेंज करवा लूंगा, ठीक है, या फिर सिविल लेना है या फिर कोई डिपार्टमेंट लेते हैं और फिर ब्रांच चेंज करवाते हैं, सीएस या फिर एएनटीसी में से कुछ ले लेंगे। सो उस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या ऐसा सही है? मेरा जो ओपिनियन होगा कहीं ना कहीं आपके आंसर के बाद में दूंगा। सो क्या आपको लगता है वो सही है या फिर थोड़ा अलग मेंटालिटी होनी चाहिए इस पूरे के लिए? तो मतलब ऐसे हो सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स है जो जिनको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, पर उनका जो ब्रांच चाहिए उनको कंप्यूटर साइंस ईएनटीसी वो नहीं मिल रहा है, थोड़ा मतलब कम ब्रांच मिल रहा है, कम मतलब अलग ब्रांच मिल रहा है, ठीक है, मैकेनिकल, मेटलर्जी वगैरह ऐसा ब्रांच मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि आप पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर एक थोड़ा सा स्ट्रेस रहता ही है आपको कि आपको इतना इतना पॉइंटर मेंटेन करना ही है, और अगर नहीं मेंटेन हुआ तो आपका ब्रांच चेंज नहीं हो पाएगा। और एक उसमें एक बात है कि अगर आपका ब्रांच चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए कि मैं पूरे के पूरे 4 साल मैंने जो ब्रांच अभी सिलेक्ट किया है उसमें निकाल पाऊँ। आपका ये ऐसा एक मेंटल तैयारी होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है मतलब ब्रांच चेंज होगा ही, ऐसे कोई गारंटी नहीं दे सकता। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक साल आपकी कॉलेज ने बोल दिया कि इस साल हम ब्रांच चेंज अलाउ ही नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे? तो ये ऐसा कोई डिपेंडेबल मतलब चेंज नहीं होता है ये ब्रांच चेंज, ये आपके पॉइंटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ऐसा है कि 0.03 0.04 से भी आपका ब्रांच चेंज मिस हो जाता है। तो 0.03 से मिस हो गया तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने कम पढ़ाई की। 0.03 पॉइंटर मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, जिसका चेंज जो है उतने उसने भी उतनी ही पढ़ाई की, आपने भी उतनी ही पढ़ाई की। तो मतलब ऐसा डिपेंडेबल नहीं है। आपकी मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए कि मैं पूरे के पूरे 4 साल इस ब्रांच में निकाल सकता हूँ, या फिर आप कोई दूसरा कॉलेज ले लो और उसी ब्रांच में सीएस या फिर ईएनटीसी में एडमिशन ले। कहीं ना कहीं आपने बहुत सही तरीके से बताया, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपका ब्रांच प्रिफर्ड है तो आप ऐसे नहीं सोच सकते किसी कॉलेज में जाके कि यार मेरे को कहीं ना कहीं इस कॉलेज में जाके मैं ब्रांच अपग्रेड करवा लूँगा फिर कुछ, क्योंकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे कॉलेज तो अलाउ ही नहीं करते कभी, और अगर अलाउड कर भी दें तो भी यार आप ये सोचें कि आपको कहीं ना कहीं 9 पॉइंट प्लस रखना है। अगर आपको कहीं ना कहीं सिविल मैकेनिकल से अगर आपको कंप्यूटर साइंस या फिर ईएनटीसी में जंप करना है, तो वो उतना ज़्यादा आसान नहीं है यार। कभी कभार आपके फेवर में चीज़ें चलती हैं या फिर कई बार आपके फेवर में चीज़ें नहीं भी चलेंगी। तो आपको ये सोचना है कि इन केस अगर ये मिस हो जाता है मेरे से, तो ठीक है यार मैं इसी ब्रांच से कहीं ना 4 साल निकाल लूँगा। और अगर आपका ये गोल था कि नहीं मेरे को ना ब्रांच से मैटर नहीं करता, मुझे कॉलेज मैटर करता है कि ठीक है मेरे को आगे चल के यूपीएससी करना है, गवर्नमेंट इंजीनियर कुछ ऐसे निकालने हैं एग्जाम, तो उस चक्कर में हाँ फिर कॉलेज आप सही ले लो और उसी के साथ उस ब्रांच के साथ कंटिन्यू करो। दैट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या वहाँ से सेलेक्ट एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। हाँ। सीओईपी में हर साल कंप्यूटर साइंस में 4 बंदे लेते थे, ठीक है, ब्रांच चेंज करके। हमारे साल डीन एकेडमिक्स ने हमको ऐसा बोला कि इस साल सिर्फ 2 ही लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब 4 लेंगे और हाफ हो गया, ठीक है, 50% चांस हो गया। तो वो मतलब जो 5-6 दिन थे ब्रांच चेंज वाले, जब मैंने फॉर्म भरा वो बहुत स्ट्रेसफुल गए मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने मेरा दिमाग जो था, मेरा मन जो था, मैंने मैकेनिकल से निकाल लिया था और कंप्यूटर साइंस में डाल दिया था। तो ऐसा हो जाता है, मतलब ये जैसे सूरजीत ने भी अभी बोला कि ये डिपेंडेबल बिल्कुल भी नहीं है ब्रांच चेंज। ओके विश्लेष, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एनी एडवाइस जो आप फ्रेशर्स को देना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो चाहते हैं दोज हू वांट टू स्कोर रियली ग्रेट इन देयर कॉलेज डेज, तो अगर आप उनको कुछ एडवाइस देंगे किस तरीके से आप अप्रोच करें पूरे सेमेस्टर को ताकि आपके थोड़े अच्छे ग्रेड्स आ पाएं?
तो अच्छे ग्रेड्स के लिए मैं मतलब एक सजेस्ट करूंगा जो मैं खुद फॉलो करता था कि अब देखो आपके T1 में COEP में ऐसा होता है कि T1 को 20 मार्क्स, T2 को 20 मार्क्स और एंड सेम को 60 मार्क्स, ठीक है। तो T1 जो होता है और T2 जो होता है उसके लिए पोर्शन भी कम रहता है। तो आप अगर 20 में से 17, 18, 19 ट्राई करोगे पाने के, तो वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, पढ़ाई भी कम करनी पड़ती है, तो वो आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। तो अब 40 मार्क्स में से समझ लो आपको 30-35 मार्क्स आ गए T1 और T2 मिला के, तो एंड सेमेस्टर में जब आप जाते हो तब आपको पासिंग की तो चिंता नहीं रहती, ठीक है। तो पासिंग तो मतलब हर सब्जेक्ट को 30-35 का ही होते हैं, कभी कभी कम भी होता है उससे, ठीक है। पासिंग की तो चिंता नहीं है, तब आप एंड सेमेस्टर को बिल्कुल निश्चित होके स्ट्रेस फ्री आप पढ़ाई कर सकते हो। और इससे होगा क्या कि अगर आप एंड सेमेस्टर में 60 में से 40 भी निकाल लो, ठीक है, आपने पूरा का पूरा नहीं पढ़ के हुआ आपका एंड सेमेस्टर का, 40 भी निकाल लो, 30 भी निकाल लो, तभी आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा फाइनली जाके। तो T1 T2 इज द की, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि T1 T2 में जितना आप 40% में से जितना अच्छा लाओगे उतना आपके बेनिफिट में आएगा। और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और लेक्चर्स में ध्यान देना शुरू कर दीजिए, यही 2 टिप्स मैं दूंगा। लेक्चर और नोट्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और टीचर के नोट्स का फॉलो करो। टीचर जो बोल रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो थैंक यू सो मच विश्वेश फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। शायद सारे पॉइंट्स को तुमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको बहुत अच्छे तरीके से तुमने बताया। आई होप कि जो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फ्रेशर्स जो चाहते हैं कहीं ना कहीं 9 पॉइंटर लाना कॉलेज में आकर, और कहीं ना कहीं ब्रांच चेंज भी उनके दिमाग में चल रहा होगा इतने दिनों से कि डाउट कि ठीक है किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेते हैं फिर जाके चेंज कर लेंगे, तो उन सारे पॉइंट्स के बारे में कहीं ना कहीं क्लियर आइडिया तुम्हें मिल चुका होगा। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। So this was all about this video guys. So if you like this type of content then guys please do consider subscribing the channel. इसके अलावा if you like this video then please hit that like button hard. और इसके साथ साथ if you don't like this video, आपको वीडियो का कंटेंट पसंद नहीं आया, then hit that dislike button. हमें भी बिल्कुल पता होना चाहिए, फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है कि वीडियो पसंद आपको आ रहा है कि नहीं। और अगर आपको पसंद भी आ रहा है वीडियो देन प्लीज ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, और इसके साथ साथ वीडियो को जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना, ताकि बाकी लोगों को भी ऐसे इनसाइट्स वीडियो जहाँ पे हम कॉलेज इनसाइट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं उनके बारे में पता चले। So that's it for this video guys, and thanks for watching this video, and this is Sujit Das signing off, and see you all.